आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख द वन पर्सन सॉल्यूशन टू द लूमिंग एआई जॉब क्राइसिस, आने वाले समय की सबसे बड़ी चिंता, एआई से पैदा होने वाले रोजगार संकट को बेहद सीधी और जमीनी भाषा में समझाता है। लेखक कहता है कि एआई अब कोई दूर की तकनीक नहीं रही, बल्कि वो चुपचाप और तेजी से लाखों नौकरियों को निगलने लगी है। फिलीपींस के कॉल सेंटर से लेकर अमेरिका की सड़कों पर दौड़ती बिना ड्राइवर वाली टैक्सियों तक। लेख बताता है, जैसे उबर और ओला ने टैक्सी कारोबार बदल दिया, वैसे ही एआई ड्राइवर, डिलीवरी, ट्रकिंग, वेयरहाउस, कॉल सेंटर और यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक को झकझोर दिया। ये बदलाव धीरे नहीं, बल्कि बिजली की रफ्तार से होगा। लेखक को डर है, ये वही सामाजिक तनाव पैदा करेगा जैसा कभी वैश्वीकरण और बेरोजगारी ने किया था, बल्कि उससे भी गहरा। लेखक एक बेहद व्यवहारिक सुझाव देता है। जो कंपनियां एआई से मुनाफा कमा रही हैं, वो अपने मुनाफे का सिर्फ 1% एक ऐसे फंड में डालें जिसे एआई से विस्थापित लोगों को नई स्किल सिखाई जा सके। ये कोई दान नहीं, बल्कि कंपनियों का अपना हित है। क्योंकि अगर मुनाफे बढ़ते गए और लोगों की नौकरियां जाती रहीं, तो जनता का गुस्सा कानून, टैक्स और प्रतिबंधों के रूप में फूट पड़ेगा। लेख कहता है, ये सिर्फ नौकरी का संकट नहीं, शिक्षा संकट भी है। हमें लोगों को दोबारा कॉलेज भेजने की नहीं, बल्कि ऐसे लचीले, मुफ्त और आजीवन चलने वाले स्किल सिस्टम की जरूरत है, जहां लोग अपनी क्षमता साबित कर सके। डिग्री नहीं, हुनर की कद्र हो। ऑनलाइन सीखना, मेंटरशिप और सीधे नौकरी से जुड़ने वाले रास्ते तैयार करने होंगे। लेख इस उम्मीद पर खत्म होता है कि काम की कमी नहीं है, कमी है लोगों को उस काम तक पहुंचाने वाले रास्तों की। हेल्थ केयर, टीचिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, हॉस्पिटैलिटी, बुजुर्गों की देखभाल, ये सब क्षेत्र बढ़ रहे हैं। एआई का संकट अगर सही सोच से संभाला जाए तो तबाही नहीं, बल्कि नए अवसरों का दरवाजा बन सकता है। लेट्स माई आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्डियन व्यू ऑन अडेप्टिंग टू द क्लाइमेट क्राइसिस, इट डिमांड्स पॉलिटिकल ऑनेस्टी अबाउट एक्सट्रीम वेदर, जलवायु संकट के उस पहलू पर रोशनी डालता है जिस पर दुनिया अभी तक सबसे ज्यादा आंखें चुराती रही है। अनुकूलन, अडेप्शन, यानी एक गर्म और अस्थिर हो चुकी धरती पर जिंदा रहने की तैयारी। संपादकीय बताता है कि आज की भयानक गर्मी, तबाही मचाते तूफान, जंगलों की आग और बाढ़ अब प्राकृतिक हादसे नहीं रहे। विज्ञान साफ कहता है कि ये सब जलवायु परिवर्तन की देन है। तूफानों की ताकत 5 गुना, गर्म हवाओं की संभावना 100 गुना और जंगलों की आग की संभावना 40 गुना तक बढ़ चुकी है। लेकिन दुनिया इन खतरों से निपटने की तैयारी बेहद नाकाफी कर रही है, और इसकी कीमत लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। जैसे नवंबर में एशिया में आई तबाही। लेख कहता है, अनुकूलन अब केवल तकनीकी मुद्दा नहीं रहा, बल्कि न्याय और राजनीति का सवाल बन गया है। गरीब देश जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उन अमीर देशों से मदद मांग रहे हैं जिन्होंने सदियों तक प्रदूषण फैलाकर ये संकट पैदा किया। लेकिन पश्चिम की राष्ट्रवादी सरकारें इस जिम्मेदारी से बचती दिख रही हैं। अमीर देशों के भीतर भी सरकारें जलवायु तैयारी को गंभीर राजनीतिक मुद्दा बनाने से बचती हैं, जब तक कोई बड़ी आपदा उन्हें मजबूर न कर दे। संपादकीय जोर देकर कहता है कि उत्सर्जन घटाना जरूरी है, लेकिन ये मान लेना कि सिर्फ वही काफी है, ये खतरनाक भ्रम है। अब दुनिया को एक गर्म भविष्य के लिए तैयार होना ही होगा। मजबूत बाढ़ सुरक्षा, गर्मी सहने लायक शहर, सुरक्षित खाद्य आपूर्ति, जलवायु सक्षम घर और तटीय समुदायों की रक्षा। गरीब देशों के लिए सावधानी नहीं, बल्कि जीने का सवाल है। द गार्जियन साफ कहता है, जलवायु संकट में अनुकूलन का मतलब है इंसाफ, ईमानदारी और असली राजनीतिक इच्छा शक्ति। ये तय करेगा कि दुनिया सिर्फ संकट झेलेगी या उसे उबर पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल यही है,
जब उत्सर्जन कटौती अकेले इस तबाही को नहीं रोक सकती, तो हम सबसे कमजोर देशों को इस बदलती धरती पर जिंदा रखने की तैयारी कब करेंगे? अल जजीरा में प्रकाशित लेख व्हाट इज रीमाइग्रेशन, द फार राइट फ्रिज आइडिया गोइंग मेन स्ट्रीम उस खतरनाक राजनीतिक सोच पर रोशनी डालता है जो कभी हाशिए पर थी, लेकिन अब अमेरिका और यूरोप की मुख्यधारा की राजनीति में तेजी से घुसती जा रही है। रीमाइग्रेशन यानी अप्रवासियों को जबरन बाहर निकालने की सोच। लेख समझाता है, सामान्य भाषा में रीमाइग्रेशन का मतलब किसी व्यक्ति का अपने देश लौटना होता है, लेकिन आज की दक्षिणपंथी राजनीति में ये शब्द नस्ली सफाई का कोड बन चुका है। श्वेत राष्ट्रवादी इसे इस रूप में पेश कर रहे हैं कि पारंपरिक श्वेत देशों जैसे अमेरिका, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इनसे गैर श्वेत लोगों को हटाया जाए। ये विचार नाजी जर्मनी से लेकर फ्रांसीसी लेखक रेनो कैम्यू की ग्रेट रिप्लेसमेंट साजिश तक फैला हुआ है, जो दावा करती है कि श्वेत समाज को जानबूझकर गैर श्वेत आबादी से बदला जा रहा है। लेख बताता है कि ऑस्ट्रिया के अति दक्षिणपंथी नेता मार्टिन सेल्नर और उनके जैसे विचारकों ने इसे यूरोप की राजनीति में आगे बढ़ाया और अब यही भाषा अमेरिका तक पहुंच चुकी है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी सरकार के भीतर ऑफिस ऑफ रीमाइग्रेशन जैसी चर्चाएं और होमलैंड सिक्योरिटी के सोशल मीडिया पोस्ट इस सोच को लगभग सरकारी रंग देते नजर आए। जर्मनी की एएफडी, ऑस्ट्रिया की एफपीओ और इटली में हुए रीमाइग्रेशन समिट जैसे आयोजन दिखाते हैं ये विचार केवल बयानबाजी तक नहीं रहा। अल जजीरा साफ चेतावनी देता है कि रीमाइग्रेशन कोई सामान्य नीति प्रस्ताव नहीं, बल्कि श्वेत वर्चस्ववादी राजनीति का नया नाम है। अगर इसे लागू किया गया तो इसका मतलब होगा समाज को नस्ल के आधार पर बांटना और आधुनिक लोकतंत्रों को नस्ली सफाई की ओर धकेल देना। लेख दरअसल दुनिया को आगाह कर रहा है, ये विचारधारा जितनी तेजी से मुख्यधारा में आ रही है, उतनी ही तेजी से लोकतंत्र और बहुलतावाद के लिए खतरा बनती जा रही है। द वायर में प्रकाशित लेख हिरेन जोशी, संकट में मोदी के संकट मोचक की साख। ये लेख सत्ता के सबसे ताकतवर मगर सबसे कम दिखने वाले चेहरे हिरेन जोशी के इर्द गिर्द घूमती उस पूरी व्यवस्था को सामने रखता है जो पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, मीडिया नैरेटिव और राजनीतिक संकटों को नियंत्रित करती रही है। लेख की शुरुआत इस सवाल से होती है कि पीएमओ के क्राइसिस मैनेजर कहे जाने वाले जोशी आज खुद संकट में क्यों हैं? और ये संकट सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे सत्ता तंत्र की कार्यशैली का आईना है। लेख याद दिलाता है कि 2016 में मोदी की डिग्री विवाद से लेकर कोविड के दौरान मीडिया नैरेटिव, तबलीगी जमात कवरेज, सुशांत सिंह राजपूत मामला, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, आईटी सेल की गतिविधियां, टीवी डिबेट्स की दिशा, इन तमाम मोर्चों पर जोशी पर्दे के पीछे से फैसले लेते रहे। वो सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि मोदी सरकार की सूचना और छवि प्रबंधन मशीनरी की धुरी बन चुके थे। अब लेख के अनुसार वही जोशी आज सवालों के घेरे में है। कभी महादेव ऐप जैसे कथित सट्टेबाजी नेटवर्क से नाम जोड़े जाने की वजह से, कभी पीएमओ के भीतर बढ़ती खींचतान, तो कभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को लगे झटके का बोझ उठाने की वजह से। लेख ये संकेत देता है कि मोदी की जिस विश्व गुरु वाली छवि को जोशी ने वर्षों में बड़ी मेहनत से गढ़ा, वही छवि अब हालिया घटनाओं में डगमगाई तो उसका ठीकरा भी उसी व्यक्ति पर फूटा। पीएमओ के भीतर शक्ति संतुलन बदला, जिम्मेदारियां छीनी गई और धीरे धीरे वो व्यक्ति जो कभी ओपन सीक्रेट था, अब सार्वजनिक बहस का विषय बन गया। असल में द वायर ये कहना चाहता है कि मोदी सरकार का मीडिया और सूचना तंत्र किसी पारदर्शी लोकतांत्रिक ढांचे से नहीं, बल्कि कुछ बेहद ताकतवर व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित नियंत्रण से चलता रहा है। और जब उस व्यवस्था में दरार आती है तो सिर्फ व्यक्ति नहीं, पूरा सत्ता संचालन हिलने लगता है। ये कहानी हिरेन जोशी की नहीं, बल्कि नए भारत की सत्ता संरचना की असल तस्वीर है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first